गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा की, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। आज हम राजनीति विज्ञान सेकंड के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या पाठ्यक्रम है और कौन कौन सी इकाइयां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बोर्ड का जो 80 मार्क्स का पेपर जो होता है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट से आते हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस सेकंड से आते हैं, 20 मार्क्स जो होते हैं वो सीजनल मार्क्स होते हैं, शतरंज होते हैं। इस प्रकार से टोटल 100 में से मार्किंग होती है विद्यार्थियों। तो ये राजनीति विज्ञान सेकंड जो हैं, इसमें से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 40 मार्क्स के क्वेश्चन। सेकंड भी 4 इकाइयों में बटी हुई है। इकाई फर्स्ट, भारत का संविधान, भारत का संविधान। इसमें से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो हो गया आपने 2 4 6 और 4 10। अब ये राजनीति विज्ञान फर्स्ट जो पढ़ा उसमें भी हमने देखा कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी जो वर्ड लिमिट्स होती है, वर्ड्स लिमिट वो कितनी होती है? 20 वर्ड्स। और 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी वर्ड लिमिट जो है वो लगभग 40 वर्ड्स होनी चाहिए। और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड। कितनी? 100 वर्ड्स। तो इस प्रकार से ये पहली इकाई जो है भारत का संविधान, इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और दूसरी इकाई जो है हमारी, इकाई नंबर सेकंड, भारत का शासन या भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार से है, ये भी भारत में शासन व्यवस्था की बात करें तो ये भी जो इकाई है आपके 10 मार्क्स की है। और इसका ब्लूप्रिंट जो है पहली इकाई का सेम है। 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इक्वल टू 10 मार्क्स। इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 3, इकाई नंबर जो 3 है, इस इकाई का नाम है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, समक्ष चुनौतियां। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन से चैलेंजेज हैं, चुनौतियां जो हैं, उनके बारे में है इकाई नंबर 3।
इनमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स। तो कितने हुए? 4 के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 8 नंबर की इकाई जो है, ये इकाई नंबर 3 है, इसमें 4 नंबर के जो हैं 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। अब इकाई नंबर 4, इकाई नंबर 4, भारत की विदेश नीति, संयुक्त नीति, और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ये पूरी इकाई जो है हमारे 12 मार्क्स की सबसे बड़ी इकाई है। इनमें से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स। इस प्रकार से 2, 4, 6 और 6 12। अब बड़ा क्वेश्चन जो है इकाई 4 से 6 नंबर का जो है, बाकी वाली वर्ड लिमिट्स बता दिया आपको। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इसकी वर्ड लिमिट जो है वो होती है 150 वर्ड्स। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड होती है, इसकी 150 वर्ड्स। इस प्रकार से ये पूरा पाठ्यक्रम हमारे 4 इकाइयों में बंटा हुआ है, जिसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा इकाई फर्स्ट के बारे में रहेगी। इकाई फर्स्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर है। वो 3 चैप्टर क्लियर करने पर 10 मार्क्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। 3 चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषताएं, व प्रस्ताव, ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये 3 चैप्टर हमारे हैं। तीसरा है भारत में संघात्मक शासन, भारत में संघात्मक शासन। ये पहली इकाई के अंतर्गत हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं,
वो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और भारत में संघात्मक शासन। ये पहली इकाई के अंतर्गत हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। आज हमारी चर्चा रहेगी विद्यार्थियों चैप्टर नंबर 1, भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान में हैं। तो चैप्टर नंबर 1, भारत के संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का जो संविधान है वो 11th में हमने पढ़ा कि एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, और संविधान सभा जो है इसके गठन की बात करें तो सर्वप्रथम जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 के अंदर, उसमें संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, लेकिन डोमिनियन स्टेट की बात थी, पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं थी। उसके बाद में जो कैबिनेट मिशन आया 1942 के अंदर, क्रिप्स मिशन आया, और 1947 के अंदर, मार्च 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन आया, इस कैबिनेट मिशन के तहत विद्यार्थियों संविधान सभा का गठन किया गया। तो जो कैबिनेट मिशन आया उसमें संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, और कहा गया कि संविधान सभा का गठन जो है वो संविधान सभा जो बनेगी वो भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाएगी, उसमें भारतीय ही शामिल होंगे। संविधान सभा की बात तो की गई, लेकिन इस संविधान सभा का गठन कैसे होगा, क्या आधार रहेगा, इस आधार पर ये सारी बातें जो है विद्यार्थियों कैबिनेट मिशन में कही गई थी। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये 3 सदस्यीय आयोग था। इस 3 सदस्यीय आयोग में यह बात कही गई कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो पूर्णतः भारतीयों के द्वारा, और संविधान सभा भारतीयों की होगी। इसके तहत विद्यार्थियों संविधान सभा के गठन में यह बात कही गई कि 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से निर्वाचित होकर के आएगा, यह आधार रखा गया। इस आधार पर उस समय पॉपुलेशन के हिसाब से जो है टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसमें मेंबर की संख्या जो है 389, 389। लेकिन मुस्लिम लीग जो है इस संविधान सभा में अलग संविधान सभा की बात कर रही थी पाकिस्तान के लिए, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। परिणाम ये निकला कि संविधान सभा के अंतर्गत गठन के लिए जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें प्राप्त हुई। परिणाम ये निकला कि उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया, और फिर माउंटबेटन के तहत जो है माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनानी पड़ी, और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा जब बनाई गई
तो शेष जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो रही भारत में विद्यार्थियों, वह रही 299। तो इस प्रकार से संविधान सभा के गठन की बात शुरू होती है। संविधान सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर 1946 को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और सबसे वरिष्ठ जो नेता है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक और 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में विद्यार्थियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 13 दिसंबर 1947 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं और संविधान निर्माण का लक्ष्य और उद्देश्य क्या होगा हमारा, ये सामने रखते हैं। तो इन सभी बातों के तहत विद्यार्थियों जो है हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति का गठन होता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है, जिनकी संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक कहा जाता है, जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। अब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान का जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं, इनके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अब ये क्या कहते हैं हमारे संविधान के बारे में कि भारत का संविधान शासन संचालन योग्य है, शासन संचालन योग्य व लचीला है तथा शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने में समर्थ है, या शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य हमारे संविधान में है। ये हमारे संविधान के बारे में किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। भारत का संविधान शासन संचालन योग्य है, शासन संचालन योग्य है तथा लचीला है। शांति काल व युद्ध काल, शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता
देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। ये बात किसने कही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही। तो इस प्रकार से बात की जाए तो भारतीय संविधान जो है वो शासन संचालन योग्य है, लचीला है, शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य हमारे देश के संविधान में है। अब जो हमारा संविधान बना, इसके अंतर्गत संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 11 बैठकें संपन्न हुई तथा हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके इस देश के संविधान को तैयार किया गया। तो इस प्रकार से इस संविधान को बनने में विद्यार्थियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, 11 बैठकें संपन्न हुई, 3 वचन इस संविधान में किए गए। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 11 बैठकें, 3 वचन, लगभग 60 देशों के संविधानों का 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके और जो उसमें अच्छाइयां थी उन अच्छाइयों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अब आपको पूछ ले कि भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ, तो आप लोग लिखना है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ है। और जो कुछ भाग अनिवार्य थे, जैसे नागरिकता का है, कुछ भागों को उस समय इंप्लीमेंटेशन भी किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया। 284 मेंबर्स ने हस्ताक्षर भी कर दिए। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार तो हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ। अब इसमें से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर लेकर के आ जाते हैं। संविधान बनकर के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। याद पूछ ले आपको, भारत का संविधान कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ या भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 आंसर आएगा। और इंप्लीमेंटेशन की बात है
लागू होने की बात है तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अब जहन में एक प्रश्न आता है कि जब 26 नवंबर को बनकर के तैयार हो गया था तो फिर लागू करने में 26 जनवरी तक समय क्यों लिया? उस समय लागू कर देते। क्योंकि विद्यार्थियों इसलिए समय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में यह तय किया गया कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम हम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उस 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार हुआ, बट इंप्लीमेंटेशन ऑन 26 जनवरी 1950। तो इस प्रकार से लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 है, बनकर तैयार होने के बाद जो है 26 नवंबर 1949 है। तो इस प्रकार से अब विशेषताओं की बात करें, अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। पहली विशेषता, भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या अर्थ होता है भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का? आपने 11th के अंदर विद्यार्थियों संप्रभुता, सॉवरेनिटी पढ़ा होगा। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो किसी राज्य को आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करती है, और संप्रभुता राज्य का ऐसा तत्व है, आवश्यक तत्व है, जो राज्य को अन्य समुदायों से, अन्य संगठनों से अलग करता है। यानी संप्रभुता के बिना हम किसी देश को राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान की भाषा में विद्यार्थियों देश को ही राज्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से राज्य तब तक नहीं कहते जब तक उसके पास में संप्रभुता की शक्ति नहीं है। तो भारत का संविधान जो है विद्यार्थियों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्यों है? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो भारत के जनता द्वारा निर्मित है। भारत का संविधान जो है किस द्वारा निर्मित है? भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। अब आप तो कहोगे सर संविधान सभा लगाना है, जनता लगाना है। तो संविधान सभा जो है वो संविधान सभा के लोग कहां के थे? भारत के थे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? अप्रत्यक्ष दृष्टि से जनता के द्वारा ही किया गया। हालांकि संविधान सभा जो है वो पूर्ण दृष्टि से निर्वाचित नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो सदस्य थे वो निर्वाचित होते थे, क्योंकि वहां पे विधानसभाएं थी। विधानसभाओं के जो एमएलए थे वो निर्वाचित करते थे। लेकिन जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों से मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट होते थे, मनोनीत होते थे राजा महाराजाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से संविधान सभा अप्रत्यक्ष दृष्टि से निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी।
तो इस प्रकार से भारत का संविधान जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है और अंतिम शक्ति, संविधान की जो अंतिम शक्ति है या संप्रभुता या प्रभुता की शक्ति जो है, प्रभुता की शक्ति जो है वो जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित करते हैं। ये जो बात हमारे प्रस्तावना में कही गई है, इससे ये ज्ञात होता है कि अंतिम शक्ति जो है स्वीकार करने की वो भारतीय जनता में निहित है और संपूर्ण शक्ति जो है लोकप्रिय, जिसको संप्रभुता कहते हैं, रूसो की जो लोकप्रिय संप्रभुता आपने पढ़ी, तो इस प्रकार से लोकप्रिय प्रभुता की शक्ति अंतिम दृष्टि से किसमें निहित है? हमारी जनता में निहित है। इसलिए भारत का संविधान जो है विद्यार्थियों वो कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अगली विशेषता प्रस्तावना के बारे में अन्य जो विशेषता है इसका अध्ययन जो विद्यार्थियों हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।